दोस्तों इन दिस वीडियो वी नाउ डिस्कस अबाउट द हेलो एल्केन्स लेक्चर नंबर 3। और इसमें हम कौन कौन किसी टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की पार्ट 2 है। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स का पार्ट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है, जैसे कि NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो पीपीएस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 देता है, पोलर ए प्रोटिक SN2 देता है। और E1CB के बारे में पढ़ेंगे। और रिएक्शन विद मेटल्स के रिएक्ट करवाने पर क्या फॉर्म होती है, जैसे वुड रिएक्शन, वुड फिटिंग रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिसिटी और लिविंग एबिलिटी, SN&I मैकेनिज्म, डॉस CSO-Cl2, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स, NSR एराइल हैलाइड्स और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते रहे हैं कि हम इसमें इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर एप्रोटिक जो SN2 देता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 देता है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे कि हम H2O, ROH, RCOH, इसमें देखें कीटोन्स, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, ईथर है, मिथाइल है और मिथाइल फॉर्माइड, जैसे कि SN2P ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है ये SN2 देगा। तो फिर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, डायरेक्ट अटैक जो करता है RH और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये फॉर्मेशन होती है। तो इसका जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स इन्वर्सल प्रोसेस ऐसे होता है। तो रिएजेंट जैसे कि सॉल्वेंट जो होता है कीटोन है और उसमें रिएजेंट Na लेते हैं। तो Na का जो ये आयन क्या बोलते हैं, आयनिक फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा और ये I- और Na+ जो होता है, तो ये O से ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो ये रिपल्सन करेगा। और रिपल्सन से जो न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जो उसकी होगी वो बहुत ही हाई होगी, तो हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी रखता है। तो देन इसमें ऐसे फॉर्म होता है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी कम हो जाती है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनता है वो OH से रिएक्ट कर वो सॉल्व हो जाता है और जिससे कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज हो जाती है। E2 ऑलरेडी हम E2 के बारे में अल्कोहलिक KH के फॉर्म में अगर रिएक्ट करवाते हैं तो अल्फा और बीटा से अल्फा से हेलोजन निकलता है, बीटा से H निकलता है और फिर ये एल्किन फॉर्म कर लेता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोसिटी चार्ज मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी चार्ज जिस पर होता है वो मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी रखता है, जैसे कि न्यूट्रल के अकॉर्डिंग, मतलब न्यूट्रल के अपेक्षा जो चार्ज स्पीसीज होती है उसमें ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, जैसे कि HOA में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी, H2O, ROH, RO से इसमें ज़्यादा। सेम पीरियड में जाते हैं तो लेफ्ट से राइट अगर जाने पर, अगर लेफ्ट से राइट देखते हैं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर ए प्रोटिक में डिक्रीज होगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इंक्रीज होगा। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे ये डिक्रीज और इंक्रीज होता है। तो साइज जो होता है कार्बोकैटायन की, जो कार्बन की साइज इसके फ्लोरीन के पीछे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। लेफ्ट से राइट में साइज डिक्रीज होता है, इसमें भी साइज डिक्रीज होगा। और चार्ज डेंसिटी जो होती है कार्बन एनायन पर जिसकी साइज छोटी है, और इलेक्ट्रॉन जैसे कि चार्ज सेम है, साइज छोटी है, तो डेंसिटी कार्बन की सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज फ्लोरीन के अपेक्षा कार्बन पे ज़्यादा डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी होगी। और इसमें भी यही ऑर्डर होगा। फिर सॉल्वेशन जो होता है, सॉल्वेंट ये चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रखता है फ्लोरीन के अपेक्षा। तो देन ये सॉल्वेशन की कंडीशन, और नो, इसमें फ्लोरीन जो साइज में छोटा रहेगा तो इस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये बढ़ता हो जाएगा चार्ज डेंसिटी। और सॉल्वेशन जो होता है ये मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी रखेगा, तो चार्ज ज़्यादा रहेगी तो सॉल्व जल्दी से होगा। तो फिर इसके सॉल्वेशन की कंडीशन भी ऐसे ही रहेगी। और रिपल्सन, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है तो वो रिपेल बहुत ज़्यादा करेगा, तो इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है ये सॉल्व ज़्यादा अगर ये कम सॉल्वेशन रखेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ये इसकी ज़्यादा होगी, बिकॉज फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिटी ये ज़्यादा इस पर ज़्यादा चार्ज होगा, आयन कार्बन आयन होगा, तो ये कम सॉल्व होगा। और न्यूक्लियोफिलिसिटी में देखते हैं इसमें ये जिसकी ज़्यादा चार्ज इस पे से ज़्यादा होगी, जिस पर ज़्यादा मोर चार्ज होंगे वो ज़्यादा रिपेल करेगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन तो ऐसे, अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसी बराबर टॉप से बॉटम आने पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फ्लोरीन जो होता है इसकी कम होती है, आयोडीन की सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा। फिर इसमें ऐसे प्रोसेस होती है
देखें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, टॉप से बॉटम आने पर बढ़ती है और टॉप से बॉटम आने पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बढ़ती है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में घटती है। तो साइज जो होता है, साइज का ऑर्डर रहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। चार्ज डेंसिटी की ऑर्डर जो होती है, जिसकी कम साइज होगी उस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर, इससे हम डिक्रीजिंग। सॉल्वेशन जो होता है, चार्ज ज़्यादा स्पीसीज होती है उसका सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा होता है, उसकी भी। रिपल्सन जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी रिपल बहुत ज़्यादा करेगा तो इसकी ऑर्डर ऐसा होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो ये क्या होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और इसमें जो ज़्यादा रिपल करेगा, जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा, वो उसके रिपल्सन भी ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगी, तो इसका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है स्टेरिंग हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होगी। लिस हिंड्रेंस जो होता है वो मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी रखता है, वो जल्दी से अटैक करेगा। तो फिर उसके बाद से इवन सी भी रिएक्शन पढ़ते हैं, तो एलिमिनेशन, कंजुगेट बेस फॉर्मेशन और ओनली फॉर FCl BR एल्काइल फ्लोराइड में स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें हम F माइनस, इसमें हम देखते हैं कि E1CB किस में होगा। एक क्वेश्चन होगा कि E1CB रिएक्शन कौन होगा। तो फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन है तो एल्काइल हाइलाइड में, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के साथ ही E1CB लगता है। तो E1CB में जैसे कि अल्फ़ा H हटा लेंगे और अल्फ़ा H जब हटाते हैं तो वो उसमें देखते हैं कि कार्बन आयन, जो कार्बन आयन फॉर्म होता है और कार्बन आयन फॉर्म है उसका इंटरमीडिएट की कार्बन आयन का हम स्टेबल ज़्यादा है। अगर ज़्यादा स्टेबल जो कार्बन आयन मोर स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, और जो माइनर लेस स्टेबल होगा वो माइनर फॉर्म कर लेगा। मेजर माइनर डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी, मेजर और माइनर जो होती है उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। और कार्बन आयन इंटरमीडिएट मोर स्टेबल कार्बन आयन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो इनवर्सिबल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन RH तक नाइन होता है। रिएक्शन विद द मेटल से रिएक्शन, वुड रिएक्शन में देखते हैं कि Na ड्राई ईथर के फॉर्म में अगर सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, ऐसे फॉर्म होता है। फिर वुड फिटिंग रिएक्शन, एक फिनाइल एराइल ग्रुप होता है और एल्काइल हैलाइड होता है, तो दो ये फॉर्म कर ऐसा कुछ फॉर्मेशन करता है। फिटिंग में दोनों ही एराइल हाइलाइड होता है, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो फिर ऐसा फॉर्म होता है। फिर 2 मोल Cu होता है और ये एराइल आयोडाइड, जब आयोडाइड होता है एराइल में तो ये फॉर्मेशन कर लेता है। तो लिविंग एबिलिटी जितनी, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उसकी लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो वो बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम होती है उसकी लिविंग स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसमें देखते हैं कि ASR इनवर्स माइनस I, तो इसमें देख लेते हैं कि ये पैराटॉन्सिल है और ये नोजिल्स एब्रोशिल्स, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ में ज़्यादा होती है, -M+M में +I+MD डोमिनेंट होगा, और इसमें इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, तो इसलिए इसकी मोर क्या बोलते हैं, लिविंग एबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही -I के साइज के फॉर्म में देखते हैं कि -I ज़्यादा मोर लिविंग एबिलिटीज़ की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और ऐसे कुछ फॉर्म होता है। तो HI HBr HCl और HF। SNI मैकेनिज्म, डॉज रिएक्शन में देखते हैं कि SOCl2 जो रिएक्शन कराते थे एल्काइल हैलाइड से, तो हम एल्कोहल फॉर्म होता था, नहीं एल्कोहल का रिएक्शन करवाते थे तो एल्काइल हैलाइड फॉर्म होता था। तो देन इसमें SOCl2 इसका मैकेनिज्म देख लेंगे। तो मैकेनिज्म में जैसे कि HCl फॉर्म निकल जाता है और HCl एसिड के फॉर्म में निकल जाता है, और फिर उसके बाद से इसके कुछ ट्रांजिशन स्टेट है कि ये यहाँ से Cl2 ब्रेक करेगा और ये SOCO2 को फॉर्म कर लेगा, तो इसकी ट्रांजिशन ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और Cl जो होता है इस पर अटैक करेगा, तो सेम साइड से अटैक करेगा और ये RCl फॉर्म कर लेगा, और इससे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर SO2 फॉर्म करेगा, तो RACl। तो ये इन रिटेंशन है, इन्वर्जन नहीं है कि सेम साइड से ये अटैक करेगा। तो OH निकालेंगे और हेलोजन्स ग्रुप लगाएं तो सेम साइड से ही लगाएंगे। OP पॉइंट में अगर पैराडिन यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, इन्वर्जन हो जाएगा, जैसे कि HCl फॉर्म कर लेगा और HCl पैराडिन फॉर्म में। फिर उसके बाद से HCl में से H+Cl-Cl उस पर अटैक करेगा बैक साइड से, और बैक साइड से करने के बाद से SO2 और Cl- निकल जाएगा।
तो ये SN2 मैकेनिज्म होगा सिंगल स्टेप में फॉर्म कर लेगा। इसका कुछ एसिड बेस्ड रिएक्शन HCl जो होता है पैराडिन से कैसे रिएक्ट कर और Cl निकालता है, जो Cl जाकर उस पर अटैक करता है। तो बेस के फॉर्म में इस पर क्या होता है कि Cl अटैक Na+ और ये प्लस और ये माइनस दोनों अटैक करके ऐसा कुछ फॉर्मेशन कर लेगा, तो इसमें से Cl निकल जाएगा। तो ये इन्वर्जन प्रोसेस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एराइल NSR जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एराइल हैलाइड क्या NSR देगी, तो वो एराइल हैलाइड NSR गिव नहीं देती। कुछ कंडीशन में है कि जैसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ले लेंगे तो एराइल हैलाइड दे देगी रिएक्शन। फर्स्ट कुछ कौन से रिएक्शन है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण, जैसे कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और उसमें हेलोजन जो होता है वो हेलोजन जो होता है वो लोन पेयर डोनेट कर देता है और इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है। तो इससे स्ट्रॉन्ग HX और X और C का बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए ये X नहीं दे पाता ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायंस। और अनस्टेबिलिटी अगर कैटायन ये निकल जाएगा और इस पर कैटायन फॉर्म कर लेगा तो ये अनस्टेबल होगा, इसलिए नहीं देता है। और ड्यू टू वो डिफरेंस हाइब्रिडाइजेशन कार्बनाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन जो S कैरेक्टर X निकलेगा तो S कैरेक्टर जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी और उसके बाद से ये बॉन्ड ब्रेक करना नहीं चाहेगा ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन रिच हेलोएरिन। तो ये आपस में रेजोनेंस करेगा और इस पर एक रिच इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी फॉर्म करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा उसे रिपल कर फिर वो निकल जाएगा, तो इसलिए फॉर्म नहीं करता है। डॉस प्रोसेस में हम देखते हैं कि डॉस प्रोसेस जो होती है उसमें ये होता है NaOH और 363 केल्विन और 300 ATM पे हम रिएक्ट करवाते हैं तो NaOH फॉर्म कर लेगा, फिर OH फर्दर NaOH से फिर रिएक्ट कर लेगा और OM- Na+ फॉर्म कर लेगा। फिर उसके बाद एसिडिफाई कर लेंगे, एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे तो फिर H+ देंगे, फिर उसके बाद से NaOH Na जो होता है H+ जो अदर प्रोडक्ट जहाँ से क्या बोलते हैं एसिड से हम लेते हैं तो जो Na से वो फॉर्म कर लेगा और HOH फॉर्म कर लेगा। तो ऐसे ही कुछ फॉर्मेशन होती है। तो ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये वर्क करेगा। देन फॉर सम और क्वेश्चंस नॉट डिस्कस्ड अबाउट।